अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, बट they are very beneficial for Sindh, Punjab and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो लेट्स सी द ग्राफ्स। ग्राफ्स के बारे में बहुत सारी चीजें जो आपको बतानी है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। पता है, ग्राफ के रिलेवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो काफी बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते, जबकि आई गेस के ग्राफ्स बहुत इजी होते हैं, क्योंकि ग्राफ्स में आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक बार आपको कंसेप्ट आ जाए ना, आप खुद सब चीजें सॉल्व कर लोगे। तो हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ से। एसएलओ 2.4 2.4.1 एक्चुअली, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस टाइम ग्राफ फर्स्ट। देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता है कि वक्त के साथ साथ डिस्टेंस जो है वो कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नजर आएगी तो आप समझ जाओगे कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी तो आप समझ जाओगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखोगे, अभी हम इसको जूम करते हैं तो इसके अंदर आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। इट मीन्स कि डिस्टेंस नहीं बढ़ा और वक्त बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजिशन में है। अगर आपको कर्व लाइन समझ नजर आएगी तो आप समझ जाओगे कि स्पीड चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कर्व है वो इस तरीके का है तो भी स्पीड चेंज हो रही है, अगर कर्व इस तरीके का है तो भी स्पीड चेंज हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब स्पीड कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कर्व लाइन मतलब स्पीड चेंज हो रही है। सही है, ये चीज आपको पता चलती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। जबकि स्पीड टाइम ग्राफ आपको बताता है कि वक्त के साथ साथ स्पीड कैसे चेंज होती है। इसमें भी वही चीज है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कांस्टेंट स्पीड है, अपवर्ड स्लोप है तो एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड स्लोप है तो डी एक्सेलरेशन। इसका मतलब समझाती हूँ। यानी कि अगर आपकी तरफ आपके पास दो तरह के स्लोप आते हैं, अगर तो इस तरीके का स्लोप हो मतलब कि स्पीड बढ़ रही है यानी कि एक्सेलरेशन, और अगर आपके पास डाउनवर्ड स्लोप हो यानी कि इस तरीके का स्लोप हो, इसका मतलब स्पीड कम हो रही है, जिसको हम लोग डी एक्सेलरेशन कहते हैं। चलो मुझे बताओ क्लास, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में से किस चीज के लिए हम लोग नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं? एक्सेलरेशन के लिए हम लोग नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं या डी एक्सेलरेशन के लिए? एक्सेलरेशन के लिए माइनस वाला, नेगेटिव मतलब, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वेरी गुड, सबा, अब्राहम, दीपिका एक्सीलेंट, ईमान एक्सीलेंट। एक और सवाल, डी एक्सेलरेशन का एक और नाम क्या होता है? वेरी गुड हुरिया, डी एक्सेलरेशन को और क्या कहते हैं फिजिक्स में? रिटार्डिंग करके शायद कुछ था अब्राहम, रिटार्डेशन कहते हैं। सही, ये याद रखना। ओके, अब हम देखते हैं कुछ ग्राफ्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं आपको दिखाती हूँ। तो फॉर सपोज ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसमें सिंपल सी बात क्या है कि टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पे रखा है। रीजन भी बहुत साफ है, चलो आप ही बता दो। वाई वी हैव पुट टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। टाइम को एक्स एक्सिस पे क्यों रखा, डिस्टेंस को क्यों नहीं? पता है किसी को? क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। नहीं बाबा, मतलब हम डिस्टेंस को भी तो एक्स एक्सिस पे रख सकते थे ना, मुझे लगा आप लोग को पता होगा। हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पर, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर क्यों रखते हैं हमेशा?
ये तो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली ईमान, क्योंकि बेटा टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, यानी कि टाइम किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। तो जो भी क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है उनको हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और जो डिपेंडेंट होती है उनको वाई एक्सिस पे रखते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको नजर आ रहा है कि आपको बिल्कुल एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है। इट मीन्स कि वक्त बढ़ते जा रहा है लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे पास वो रेस्ट में। सही है। यहीं पर अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता, तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ नजर आता। ठीक है। आप देख सकते हो कि वक्त बढ़ता जा रहा है और जो ग्राफ की लाइन है वो इंक्रीज होती जा रही है। इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ। अच्छा मिस, आपको कैसे पता चला कि स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही? क्योंकि बेटा अगर चेंज होती तो हमारे पास कर्व लाइन आती। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली जो है ना वो हमारे पास अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने कहा कि अगर स्पीड चेंज हो रही हो यानी कि वेरिएबल स्पीड हो तो बच्चा उसके लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कर्व्ड लाइन हमारे पास शो होती है। ठीक है। सो यू कैन क्लियरली सी हियर कि यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन है। इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। ठीक है, हमने तीनों ग्राफ को डिस्कस किया, इतना डिटेल में नहीं लेकिन किया है। तो एग्जाम्पल के जरिए हम डिटेल की बात कर ही लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल वैसे के एक दफा अंदर रिपीट एक दफा रिपीट कर देती हूँ। वैसे एक दफा रिपीट कीजिएगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला। मैंने कहा कि कभी भी जो क्वांटिटी हमारे पास, कभी भी अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ऑब्वियसली वो दो क्वांटिटीज का होता है। एक क्वांटिटी को आपने एक्स एक्सिस पे रखना होता है और एक को वाई में होता है। लास्ट टाइम बायो एनर्जेटिक में एक ग्राफ आया था ट्रांसपिरेशन के बारे में। ठीक है, पता नहीं बायो एनर्जेटिक का था या न्यूट्रिशन का था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली लेकिन उसमें एक ग्राफ बना हुआ था ट्रांसपिरेशन का। और पूछा था कि बताओ इसमें हम लोगों ने टाइम को जो है ना वो एक्स एक्सिस पे क्यों रखा है। तो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री सब में सेम रूल है। एक्स एक्सिस पे उस क्वांटिटी को रखा जाता है जो कि डिपेंडेंट होती है, और वाई सॉरी इंडिपेंडेंट होती है। और वाई पे उसको रखते हैं जो डिपेंड नहीं, जो मतलब डिपेंडेंट होती है। मुझे लगता है मैंने उल्टा बोल दिया। एक्स एक्सिस पे वो जो इंडिपेंडेंट होती है, वाई एक्सिस पर वो जो डिपेंडेंट होती है। क्योंकि वक्त यानी कि टाइम किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता तो वो इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हमने उसको एक्स एक्सिस पे रखा। ठीक है। तो ये थे हमारे पास ग्राफ्स और उनके बारे में जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक मैं ना आपको और भी बता दूं कि ग्राफ में से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी चूज दिस क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर फॉर एग्जाम्पल आप पेपर दे रहे हो और आपके पेपर में ये वाला ग्राफ आ जाए। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ स्पीड कितनी है। मिस, स्पीड कैसे बता सकते हैं ग्राफ को देखकर? तो देखो ग्राफ में दो चीजें गिवन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे प्यारे से बच्चों जरा याद करके बताओ, ये किसी चीज का फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला था? स्पीड। एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको स्पीड पता चल जाएगी, तो कर लेते हो, कोई मसला ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपसे जो है ना वो स्पीड पूछी। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो दो पॉइंट से मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है। तो स्लोप की जो लाइन है वो ए से बी तक की है। अब आप क्या करोगे, आपको डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास कवर हुआ है, ये रहा पॉइंट, ई से लेकर एफ तक। सही है। वैसे तो बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन आपसे अल्फाबेट्स देकर इतना पूछा है। मतलब आपसे पूछा है कि बताओ ई से एफ तक अगर डिस्टेंस हो। सही है। अगर जो ऑब्जेक्ट है उसने ई से एफ तक डिस्टेंस कवर किया है और सी से डी तक टाइम लिया है, तो बताओ जरा कि उसकी स्पीड कितनी होगी। मैं इसको इरेज करती हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन को दोबारा देख लो। अगर ऑब्जेक्ट ने ई से एफ तक डिस्टेंस कवर किया है और सी से डी तक टाइम लगा है उसको इतना डिस्टेंस कवर करने में, तो उसकी स्पीड क्या होगी? कर लेते हैं मालूम, कुछ मसला नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे एस यानी कि स्पीड, डिस्टेंस लेंगे ई एफ का और टाइम लेंगे सी डी तक। अब अगर आप नोट करो ई से एफ तक कितना डिस्टेंस कवर होता है, तो अगर आप देखो पहले 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर। तो 10 से यानी कि ई से एफ तक बताओ जरा आप लोग कितने मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है? देख के ही बता सकते हो ग्राफ में। 10 10 का मतलब वो पॉइंट डिफरेंस रखा है ना। तो 10 से 30 तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, कितना मीटर? 20 मीटर। एग्जैक्टली अब्राहम, वेरी गुड। देखो यहां से 10 से 20, 10 मीटर हो गया, फिर 20 से 30, 10 मीटर और हो गया, तो 20 मीटर, सिंपल। तो हमने डिस्टेंस ई एफ की जगह लिख दिया 20 मीटर। बाकी बचा टाइम, तो सी से डी तक टाइम भी देख लो। अच्छा, टाइम में अगर हम देखें तो पांच पांच वो उसका सेकंड का है डिफरेंस ना, 0 5 10 15 20। तो ऑब्वियसली सी से डी तक कितना होगा? 5 10 10 to 15। इट मीन्स कि 10 सेकेंड। सही। तो हमने वक्त लिख दिया कि टाइम हमारे पास सी से डी तक हुआ है 10 सेकेंड। दोनों को डिवाइड करो, आपके पास स्पीड आ जाएगी। तो 10 1 से 10, 10 2 से 20 एंड 2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड।
तो ऐसे ग्राफ को रीड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ग्राफ को रीड करते हैं। मुझे बताओ क्या सबको यहां तक क्लियर है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कांस्टेंट स्पीड, जीरो स्पीड, जीरो जीरो डिस्टेंस और वेरिएबल स्पीड वाला ग्राफ समझ में आया? और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब पढ़ना आया, यानी कि एनालाइज करना आया ग्राफ को क्लास? इफ यस देन आई हैव सम क्वेश्चंस, बताओ जल्दी जल्दी। ओके, ईमान को क्लियर है ना? ठीक है। ओके, मेरे पास एक एमसीक्यू है, बल्कि दो एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला एमसीक्यू कहता है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आती है तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा कह रही है ए, एंड एग्जैक्टली हो रहा है, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब हुआ कि स्पीड कांस्टेंट है तभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। सेकंड, इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट्स। अब्राहम कह रहे सी। पूरा कह रही सी। वेरी गुड। एक सेकंड, लाइट नहीं आई क्लास, क्या करूँ, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है और खैर। तो एक्सलेंट, वेरी गुड। इट मीन्स कि आपको ग्राफ्स क्लियर है। आगे चलते हैं, मैं आपको, वैसे मैंने स्पीड का क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि मैंने भी आपको पूरा क्लियर नहीं किया था, बट क्वेश्चन आ गया तो मैंने डिस्कस कर लिया। मैं आपको अब दिखाती हूँ कि हमारे पास स्पीड के ग्राफ्स किस तरीके से आते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्पीड टाइम ग्राफ्स। इसमें भी मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखाऊंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि इसमें एनालिसिस कैसे होती है, कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। ओके, सो लेट्स सी द स्पीड टाइम ग्राफ। और ये रहा। हो रहा है, आपको कल की क्लास नहीं मिस करनी चाहिए थी, बहुत जरूरी क्लास थी, बहुत सारा पढ़ा था हमने। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपको नजर आएगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब देखो फर्क आ गया। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो मतलब जीरो है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। याद है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आई तो इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो बहुत डिफरेंस है, इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं कि हमारे पास इस ग्राफ का मतलब क्या है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन नजर आती है इन स्पीड टाइम ग्राफ, तो यू विल सी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आप बोलोगे मिस एक्सेलरेशन बीच में कहां से आ गया? तो देखो, v अपॉन टी किसका फॉर्मूला है, कुछ याद आया? वेलोसिटी अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ। एग्जैक्टली अब्राहम, एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, डिस्टेंस, ये भी एमसीक्यूज में आता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको क्या पता चलता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको पता चलता है कि हमारे पास स्पीड क्या होगी। सही है। जबकि स्पीड टाइम ग्राफ से आपको पता चलता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी। तो इनके स्लोप से आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि क्या क्या पता चलता है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको पता चलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको पता चलता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी होगी। सही है। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो जीरो से स्टार्ट हुआ और ए और बी तक उसने कवर की वेलोसिटी उसकी, और उसको लेके टोटल 10 सेकेंड। अब सवाल है कि बताओ, इस स्पीड टाइम ग्राफ को देखकर बताओ कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। नाउ इफ यू सी द ग्राफ, तो आपको नजर आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, वो उसने ए तक का डिस्टेंस कवर किया है, मतलब ए की वेलोसिटी से वो गया है, तो उसको लगे, मतलब देखो एक सेकंड एक सेकंड, 5 सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव किया है। ठीक है, मतलब जब 5 सेकंड लगे तो उसने 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ए पॉइंट तक वो आ गया। फिर बी पॉइंट तक आने के लिए उसको 5 सेकंड और लगे। ठीक है, और वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे आ गया। 5 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड एंड 10 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड। अब अगर हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखो,
हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया और टाइम के अंदर कितना चेंज आया। सो सिंपल, यू विल राइट एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि वेलोसिटी में चेंज आया है, मतलब वेलोसिटी हमारे पास आई है 4 मीटर पर सेकंड की, पहले थी 2 फिर 4 थी, तो हम 4 में से 2 को माइनस कर लेंगे। टाइम पहले था 5 सेकंड फिर 10 सेकंड, तो 10 में से 5 को माइनस कर लेंगे। मीन्स कि आप वेलोसिटी और टाइम का चेंज मालूम करोगे तो आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। तो हमने लिखा बाद वाला टाइम विच इज 10 सेकंड, पहले वाला टाइम विच वॉज 5 सेकंड, बाद वाली वेलोसिटी विच वॉज 4 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, और पहले वाली वेलोसिटी विच वॉज 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको आंसर मिल जाएगा। 4 में से 2 गए 2, 10 में से 5 गए 5, और जब आपने इसको डिवाइड किया तो यू विल गेट 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको दो ग्राफ्स एनालाइज करना भी सिखाया कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो तो उसमें से स्पीड को कैसे मालूम करते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो तो आप एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सो टेल मी, क्या आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आई? इफ यस, तो मेरे पास आपके लिए भी एक क्वेश्चन है ग्राफ वाला। कोई डाउट है तो पहले आप पूछे। अगर बोलेंगे तो रिपीट भी कर दूंगी। रिपीट कर देते हैं, हुरिया इसको इरेज करती हूँ। सी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो सवाल में बोला कि बताओ इस स्पीड टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन कितनी है। सही, हमें दो पॉइंट्स गिवन थे, पॉइंट ए और बी। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूले में दो चीजें आती हैं, एक आती है स्पीड और एक आता है टाइम। ठीक है, यानी कि अगर हम चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम मालूम कर ले तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। अब जो ऑब्जेक्ट था वो 0 से स्टार्ट हुआ और पॉइंट ए तक आया। जब वो ए तक आया तो उसको 5 सेकंड लगे और उसने 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से डिस्टेंस कवर किया इतना। फिर जब वो पॉइंट बी के डिस्टेंस तक आया तो उसको 5 सेकंड और लगे और वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव किया। तो सिंपली इफ यू वांट टू फाइंड आउट द चेंज, तो हमने कल पढ़ा था कि चेंज मालूम करने का फॉर्मूला होता है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो, और फाइनल टाइम में से टीएफ में से माइनस कर दो इनिशियल टाइम को। तो बाद वाली वेलोसिटी हमारी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। पहले वाली कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। बाद वाला टाइम कितना था, 10 सेकंड। और पहले वाला टाइम कितना था, 5 सेकंड। तो हमने 4 में से 2 को जब माइनस किया तो हमारे पास आया आंसर 2। 10 में से 5 को माइनस किया तो आंसर आया 5, एंड 2 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन। अब बताएं, सबको क्लियर है? ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं, एक चीज और समझाती हूँ। ओके, लेट्स सी दिस एग्जांपल। म्यूट कर ले अपना माइक जिसका भी माइक ऑन है। कौन है, सब भाई? ठीक है। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास क्या, आपको एक्सेलरेशन बतानी है इस वाले ग्राफ में से भी, तो इस ग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। क्लास बहुत सिंपल है ये, मतलब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप ग्राफ को सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स सी दिस ग्राफ। अच्छा, इस ग्राफ में भी हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। तो स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, आप देख सकते हो कि हमारे पास दो पॉइंट्स भी मेंशन है, सी और डी। अब पूछा है कि एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो इस ग्राफ के अंदर आपको नजर आ रहा है कि जो स्पीड है ना ऑब्जेक्ट की, वो वक्त के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आप एरो से आपको सिंपली नजर आ रहा है कि पहले स्पीड ज्यादा थी, फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ते जा रहा है ऐसे ऐसे स्पीड कम होती जा रही है। ठीक है, स्पीड कम हो रही है। द स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड इज 4 मीटर पर सेकेंड। देखो नोट करो कि द स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड इज 4 मीटर सेकेंड, एंड इट बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। यानी कि जब 5 सेकेंड तक टाइम हुआ तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी वो 4 मीटर पर सेकेंड थी, और जैसे 10 सेकेंड हुए तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसका मतलब कि उसकी स्पीड टाइम के बढ़ने से कम हुई है।
तो फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन, कोई मसला नहीं है, हमें पता है कि चेंज मालूम करना है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा है एक्सेलरेशन। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे साइड पे करके दिखाती हूँ। एक्सेलरेशन आपने पहले लिखना है आपके पास फाइनल टाइम, फिर माइनस कर फाइनल वेलोसिटी, और उसको माइनस करना है इनिशियल वेलोसिटी में से। देन यू विल राइट द फाइनल टाइम, जिसको मैं कह देती हूँ टी एफ, और आप उसमें से माइनस कर दोगे इनिशियल टाइम को। तो अच्छा, इस दफा जो ऑब्जेक्ट ना वो ऐसे आ रहा है, मतलब इस पे डिक्रीज हो रही है, तो हम ऊपर से देखेंगे। तो सबसे पहले स्पीड थी सी पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट था, तो उसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 माइनस, फिर जब वो डी पॉइंट पे आए तो उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड, देन आई राइट 2। सही। टाइम की भी बात कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट सी पर था तो उसको वक्त लगा था 5 सेकंड, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अच्छा बाद वाला टाइम 10 था, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर ना ऐसे आप लोग इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और उसमें भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम हुई तो हम लोग नेगेटिव का साइन भी लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रही हूँ। अच्छा, पहले वक्त था 5 सेकेंड, ठीक है, और जो बाद वाला वक्त था वो था 10 सेकेंड, तो मैं यहाँ पर लिख दिया 5 10। अब 4 में से 2 गए, 2 बचे, 10 में से 5 गए, 5 बचे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अगेन आपका आंसर आएगा 0.4, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा वाई वी हैव यूज नेगेटिव साइन ओवर हियर? अगर आप नोट करो तो वैल्यू सेम है, जो हमने अभी इससे पहले वाली प्रॉब्लम सॉल्व की उसमें भी 0.4 आंसर आया था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है? रिटार्डेशन की वजह से, एग्जैक्टली अब्राहम, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था उसकी स्पीड कम हुई है, तो यानी कि डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, एंड दैट्स व्हाई वी पुट नेगेटिव साइन ओवर हियर। अच्छा, आप बोलोगे मिस आपने बुक के अकॉर्डिंग क्यों नहीं सॉल्व किया? तो हम बुक के अकॉर्डिंग भी करते हैं। अब आप आई होप के क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो देखो, एक बार बुक से भी देख लो। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसकी पहले वाली जो स्पीड थी वो थी 4 मीटर पर सेकेंड, और बाद वाली थी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वी एफ माइनस वी आई, बाद वाली कितनी थी? 2, तो हमने पहले लिख दिया 2। पहले वाली कितनी थी? 4, तो हमने लिख दिया 4। सही है। उसके बाद टाइम की भी बात कर लेते हैं। बाद वाला टाइम कितना था? 10 माइनस पहले वाला टाइम कितना था? 5 सेकंड, तो हमने लिख दिया 5। तो आप इस तरीके से कर लो तो आपके पास डायरेक्टली नेगेटिव साइन आ जाएगा, लेकिन हमने वैसे किया तो भी मतलब आंसर में तो हम नेगेटिव लगाएंगे जब भी स्पीड कम हो। वेन एवर यू सी ना कि स्पीड कम हो रही है, डीएक्सेलरेशन हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है, तो आंसर में नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नेगेटिव साइन नहीं लगाया तो आपका पूरा आंसर ही गलत है। चलें बताएं, जितने ग्राफ्स अभी तक डिस्कस किए क्या उन सब में कोई डाउट, या मैं आपको एक ग्राफ दूं अभी? ठीक है, आई हैव अ ग्राफ फॉर यू। कौन से ग्राफ दूं आप लोगों को? ओके सी, अभी तक हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ स्टार्ट से। जो बच्चे एब्सेंट थे, जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की, तो वो देखें। हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर काइनेमेटिक्स, जिसको हमने वन शॉट में एक्चुअली कवर करना था, और हमने इसमें 2 क्लासेस लगाई हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है और इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने पढ़ा था कि मोशन की टाइप्स क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, वाइब्रेटरी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लीनियर एंड सर्कुलर मोशन, उनमें क्या फर्क होता है। फिर हमने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके रेलेवेंटली कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने आज पढ़े डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ, उसको एनालाइज किया। अब मेरे आपसे 2 सवाल हैं, उन 2 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, फिर हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जाएंगे, विच इज मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी अभी हमने ग्राफ पढ़ना सीखे पहली क्लास में, तो ये आपके सामने एक ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर आपसे मेरा सिंपल सा एक सवाल है। तो वो सवाल है कि एक ऑब्जेक्ट था, वो पहले बी पॉइंट पर था, फिर वो आ गया वो सी पॉइंट पर। सही है। अब आप मुझे बताओ कि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमारे पास व्हाट विल बी द स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी? कैलकुलेट करो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि जब ऑब्जेक्ट बी से सी तक गया तो उसकी स्पीड क्या होगी। लेट्स सी कौन पहले कैलकुलेट करता है।
तो हमारे पास 3 रिस्पॉन्सेस है। सबा ने कहा 2 मीटर पर सेकंड, अब्राहम ने कहा 0.6 एंड ईमान ने कहा 0। सो सी, लेट्स कैलकुलेट कि इसके अंदर स्पीड कितनी है। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, हमें देखना है कि जब भी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड को मालूम करते हैं तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस के अंदर चेंज कितना आया और टाइम के अंदर चेंज कितना आया। अब देखो, पहले ऑब्जेक्ट था बी के ऊपर, पहले मैं डिस्टेंस की बात करूंगी। पहले ऑब्जेक्ट था बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वहां पर उसका जो डिस्टेंस था वो था 7 मीटर। और बाद में ऑब्जेक्ट आया सी पर, वहां पे उसका डिस्टेंस है 9 मीटर। तो मैं लिखूंगी बाद वाला डिस्टेंस विच इज 9 मीटर और पहले वाला विच इज 7 मीटर, तो मैं लिख दूंगी 9 - 7। फिर आता है टाइम के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट बी था तो इस लाइन को फॉलो करते हुए जाओ जाओ जाओ, तो आप देखोगे टाइम है 3 सेकंड, ठीक है, यानी कि पहले वाला टाइम है 3 सेकंड। बाद में ऑब्जेक्ट आया सी पर, तो सी को हम लोग लाइन को फॉलो करते हुए जाएंगे 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 एंड टाइम लगा 6 सेकंड। तो बाद वाला टाइम कितना है 6 और पहले वाला 3। अब 9 में से 7 को माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 में से 3 गए, 3 आया। अब मुझे बस इतना बता दो, जब 2 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा, वही आपका करेक्ट आंसर है, वही आपकी स्पीड है। मिस, मैंने डिस्टेंस 6 और 8 ले लिया, अब्राहम गलती कर दी ना आपने। ओके, हुरिया का आंसर है 1.42। अब मुझे बताओ 2 को 3 से डिवाइड करके 1.42 आंसर आ रहा है। जीरो पॉइंट सिक्स, तो मतलब भास्कर 0.6, 0.6 और किसने बताया था। कैलकुलेट भी करते हैं क्लास, क्या करते हो, देखते हैं। वेयर इज अवर कैलकुलेटर, आपके सामने कर रही हूँ, बस लिखो 2 डिवाइड, ये भी सिखा रही हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड योर आंसर विल बी 0.6। तो मतलब अब्राहम आपका आंसर ठीक था पहले भी, ठीक है, वेरी गुड भास्कर, 0.66 इज द करेक्ट आंसर। ये थे हमारे पास स्पीड। ओके, अब आता है सेकंड क्वेश्चन, मैंने कहा था एक और ग्राफ, ये तो आपने मुझे सॉल्व करके दिखाया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आता है स्पीड टाइम ग्राफ, मैंने वो भी तो पढ़ाया है आपको। तो इसमें मैं आपसे थोड़ी रियायत करती हूँ, मैं आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन देती हूँ। चलो देखो, ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि अभी आप लोग मुझे बताओगे एक्सेलरेशन कितनी होती है। फॉर्मूला वही सेम है, स्पीड मालूम करोगे कि स्पीड के अंदर कितना चेंज आया और टाइम के अंदर कितना चेंज आया। तो सवाल कुछ ऐसे है कि पहले ऑब्जेक्ट था ए पॉइंट पर, यहां पर, फिर ऑब्जेक्ट आ गया बी पॉइंट पर। अब आप मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। चलो एक सेकंड, आपके लिए और इजी करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट था सी पॉइंट पर, फिर ऑब्जेक्ट आ गया डी पॉइंट पर, सी और डी के दरमियान एक्सेलरेशन बता दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप एंड सॉल्व करके मुझे बताएं कि सी और डी के दरमियान कितनी एक्सेलरेशन होगी। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आप लोग यूनिट को देखो, यू आर एक्चुअली नॉट गेटिंग द यूनिट, तो आपका क्वेश्चन तो गलत होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल आपको आंसर सही मिल भी जाता है लेकिन आपने यूनिट गलत लिखा, तो एमसीक्यू में वो तो आपका पूरा एमसीक्यू गलत हो जाएगा, वेदर आपने कितना भी सॉल्व किया हो। नाउ सी, डिस्टेंस का यूनिट होता है हमारे पास, एग्जैक्ट एक्सेलरेशन का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो आप याद कर लो, मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। अब कैलकुलेशन पर आते हैं, तो पहले तो ऑब्जेक्ट सी पर, ठीक है, तो सी पर इसकी स्पीड है 15, ठीक है, लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मूव करते हैं, सही है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो पहले ऑब्जेक्ट था सी पॉइंट पर और वहां पर उसकी जो स्पीड है वो थी 15 मीटर पर सेकंड, तो मैंने लिख दिया 15, ठीक है। बाद में ऑब्जेक्ट आया इस डी पॉइंट पर जहां पे उसकी स्पीड है 25, तो आई विल राइट 25 - 15। सही है, बाद वाली स्पीड में से पहले वाली स्पीड को माइनस करेंगे। अब टाइम की बात कर लेते हैं। जब पहले ऑब्जेक्ट सी पर था तो उसका टाइम था 20 सेकंड, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 20। जब वो डी पर आया तो टाइम हो गया 30 सेकंड, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 30 सेकंड। अब 25 में से 15 गए तो कितने आंसर, कितने बचे, 10। 10। 20 में से 30 गए तो भी 10 बचे, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1, एंड दिस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। इजी। अब मुझे बताएं कि सबको ग्राफ दोनों ये वाले समझ में आ गए, कैसे सॉल्व करते हैं, हमने और एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लिया, लाइक हमारी 6th एग्जांपल थी। क्लियर, वेरी गुड। सबको क्लियर, कोई डाउट।
इस सवाल में कोई डाउट, रिपीट करने की नीड? ओके, ईमान को, सबा को क्लियर है, अब्राहम को भी क्लियर है, हुरिया, इकान, बरीरा, उमैमा, भास्कर, करीना, कुछ भी पूछना है? मिस, ये एक्सेलरेशन का क्लियर है। ग्राफ है। एकान, ये ग्राफ एक्चुअली आपने क्लास बहुत लेट ज्वाइन की है, तो ये जो ग्राफ है ना, ये एक्चुअली में स्पीड टाइम ग्राफ है। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ को जब भी आप सॉल्व करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलती है। इसी तरह से जो हमने पहले वाला ग्राफ डिस्कस किया, वो हमारे पास था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया मालूम करते हो तो आपको पता चलता है कि स्पीड कितनी है। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगी, तो उसमें आप दोबारा देख लेना। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ काइनेमैटिक्स। ये स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है ना? एग्जैक्टली, यस। So now let's move towards the last topic, which is acceleration due to gravity. ठीक है, कहाँ गया हमारा ये रहा। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर काइनेमेटिक्स, जो हमने पूरा कवर किया इन 2 दिनों में, ठीक है, कल और आज में। एंड यू ऑल कैन गेट दिस लेक्चर, मैंने एडिट कर लिया, मैंने आज अपलोड करना है, तो आपको सबको मिल जाएगा लेक्चर, सही? ओके, लेट्स डिस्कस एसएलओ 2.5.1 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बेसिकली किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जो कि फ्रीली फॉल कर रहा हो। यानी कि अगर आप छत से या ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, उस वाले एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी लग रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो फ्रीली फॉल कर रहा है नीचे की तरफ? एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है? 9.8। एग्जैक्टली, वेरी गुड, 9.8। 9.8। 9.8, ठीक है। एक और सवाल, अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg और एक ऑब्जेक्ट का मास है 50 kg, आपके मुताबिक किस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी? क्या मास ग्रेविटी को अफेक्ट करता है? क्या ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट पर ज्यादा 50 ग्रेविटी kg लगेगी? या एग्जैक्टली, वेरी गुड सबा, अब्राहम, दीपिका। याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, मास के बढ़ने से ग्रेविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो मतलब अगर जो 50 kg वाला ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। अब हम देखते हैं कि क्या होती है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको कुछ एग्जांपल से समझना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में इसके ये न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पेपर में सवाल कुछ ऐसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टॉवर के टॉप से एक स्टोन को नीचे की तरफ फेंका। अब वो जो स्टोन है उसने जमीन को या ग्राउंड को हिट किया 5 सेकंड के बाद। मतलब जब आपने उसको फेंका तो उसको नीचे ग्राउंड को लगने में, हिट करने में 5 सेकंड लगे। अब पहले तो आप बताओ कि टॉवर की हाइट कितनी है, ये भी आपसे पूछा है। और ये बताओ कि कितनी वेलोसिटी के साथ स्टोन जो है वो ग्राउंड के साथ जाके टकराया होगा। अब देखो, आप सबको पता है कि हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, जो कि आपको अच्छे से याद भी रखनी है। वही 3 ये रही, ये हमारे पास बार बार यूज होंगी। पहली हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है। दूसरी हमारे पास एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये मतलब आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तीसरी है 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास जो ना इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनको याद रखना। अब सवाल पे वापस आते हैं। तो देखो, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हो, ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, बहुत मेन पॉइंट है, तो मैं दूसरों के पेन यूज करती हूँ, सही है। देखो, अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है, तो याद रखिएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्ट को फेंक रहे थे तो पहले तो वो रेस्ट में था ना। तो पहले क्योंकि वो रेस्ट में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फिर बाद में तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ नीचे जा रहा है। ये मिलेगी नहीं क्या पेपर में? एकांत हमारे पास कुछ क्वेश्चंस में मैंने देखे थे पास पेपर, तो उसमें गिवन भी थी, लेकिन याद हो तो बेहतर है ज्यादा, ठीक है। रेस्ट क्यों ले इंसान। चले आगे देखें। तो ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हो तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अच्छा, यहीं पर अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो बेटा फिर हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ये देखो, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगी तो कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगा। तो जब वो रुकेगा तो मतलब उसकी वो वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल कुछ ना कुछ जरूर होगी। और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो फाइनल 0 होगी, इनिशियल कुछ ना कुछ होगी। ये बात याद रखना। अब क्योंकि इस केस में हमने स्टोन को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। और एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि 9.8 है, लेकिन हम राउंड ऑफ करके 10 लिखते हैं ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें।
टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 5 सेकंड लगे, तो हमने लिख लिया। आपसे हाइट पूछिए तो हाइट का मतलब सिंपल डिस्टेंस पूछा है तो हमने हाइट मालूम करनी है। और इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है कि 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछिए। अब हम अप्लाई करते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो मुझे देखकर बताओ आपके अकॉर्डिंग पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगेगी हाइट मालूम करने के लिए? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन? भास्कर, वेरी गुड इकान। सेकंड इक्वेशन यूज होगी यहाँ पर, ठीक है, देखकर पता चला है कि उसमें हाइट मेंशन है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इक्वेशन अप्लाई करते हैं हाइट वाली, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इट इज बेसिकली एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इतना इजी है ना ये। देखो एच वैसा के वैसा, क्योंकि हाइट हमें मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो देखो किसी चीज को भी, मतलब टाइम कितना भी होता, टाइम 5 है ना क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल। एक सेकंड, किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको म्यूट कर। ओके, तो याद रखना किसी भी चीज को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 ही आता है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने लिखी 0, टाइम था 5 सेकंड, ठीक है, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया आंसर 0 ही आ गया। तो आपकी मर्जी, आप लिखो नहीं लिखो, डायरेक्ट कर दो जो आपका दिल करे। अब सेकंड पे आते हैं। 1/2 का वैसा के वैसा लिखा, ग्रेविटी की वैल्यू हमें मालूम थी 10 थी तो वो लिख दी, टाइम हमें मालूम था 5 था और उसका स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। दोबारा बता रही हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 5 सेकंड, प्लस वैसा के वैसा 1/2 वैसा के वैसा, ग्रेविटी की जगह 10, ठीक है, टी की जगह 5 और इसका स्क्वायर कर दिया। अब 0 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0, ठीक है। और 1/2 है ना, तो सिंपल आप क्या करो, 1 को बेटा दो, 1 की कोई वैल्यू नहीं, 10 को 2 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 2 1 2, 2 5 10। कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर नॉर्मली कर रही हूँ। 5 का स्क्वायर आएगा, तो क्लास 5 का स्क्वायर अगर करोगे तो क्या आंसर आएगा? व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 5? 25, वेरी गुड। अब बताओ जब 5 को मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो क्या आंसर आएगा? 5 25 125 125 एग्जैक्टली, तो यहाँ पे 125 लिख दिया। कितना 125 देखो कितना सिंपल है, ठीक है। नाउ सिंपली अगर आप 0 प्लस करते हो उसमें तो 125 ही रहेगा, यानी कि हमें टॉवर की जो हाइट है वो पता चल गई बाय अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मुझे बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? इजी इजी बात है, बस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई किया, सारी वैल्यूज को पुट किया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम 5 था, आंसर 0 ही आया। 10 को 1/2 से डिवाइड किया, यानी कि 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5। 5 का स्क्वायर 25, 5 25 125, तो आपकी जो हाइट है टॉवर की 125 मीटर आ गई। अब फर्स्ट स्टेप तो हमने कर लिया, अब सेकंड पे आते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज, हमसे सवाल में लेट्स सी कि आप लोग कितने एक्टिव हो, मैं देखना चाहती हूँ। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें मैंने कहा था एक तो आपसे पूछे टॉवर की हाइट कितनी है, दूसरी चीज आपसे क्या पूछी थी क्लास? लेट्स सी हाउ एक्टिव यू आर। इकान अब्राहम कह रहे हैं कि वेलोसिटी। अच्छा हाँ, वेरी गुड, ये मेंशन करना जरूरी है कि इनिशियल वेलोसिटी पूछी या फाइनल वेलोसिटी। और मैम अभी कह रही है वेलोसिटी। तो देखो वेरी गुड, फाइनल फाइनल वेलोसिटी पूछिए क्योंकि इनिशियल तो पता थी हमें, तो लेट्स फाइंड आउट द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये भी बहुत अच्छी सी बात है। देखो मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंगली अब जो है ना फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? अब हमने पहले ही कह दिया थर्ड इक्वेशन लगेगी इसमें, ठीक है। अच्छा वेरी गुड, करीना एंड हुरिया एज वेल। आई श्योर कि थर्ड लगेगी, सब बच्चों को ये लगता है? तो द करेक्ट आंसर इज यस, वेरी गुड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर लेते हैं, सिंपल। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब मैं वैल्यूज को पुट करती जाती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2gh को उस साइड लिख दिया, कोई मतलब मसला नहीं है, जैसे आप लिखना चाहो इस साइड भी लिख सकते हो, उस साइड भी लिख सकते हो। तो फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है तो मैंने उसको वैसे रहने दिया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसकी जगह पे 0 को पुट कर दिया, 2 को वैसा के वैसा लिखा। ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, हाइट हमने अभी मालूम की थी विच इज 125, तो 125 लिखा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वी एफ स्क्वायर मालूम करना है तो उसको वैसा लिखा। वी आई स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हमने 0 लिख दिया।
टू की जगह 2, जी की जगह ग्रेविटी की वैल्यू 10, हाइट की जगह 125 जो कि हमने अभी मालूम किया। अब सॉल्व करते हैं। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2500। ठीक है, सो दिस 2500 इज योर फाइनल वेलोसिटी। लेकिन फिर भी ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्लास? क्वेश्चन में तो हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछे ना, उसका स्क्वायर थोड़ी पूछा है। तो बताओ किसी भी वैल्यू से स्क्वायर हटाने का एक बेसिक रूल क्या होता है? स्क्वायर रूट। वेरी गुड इकान। तो देखो वैल्यू क्या थी, फाइनल वी एफ स्क्वायर आ रहा था हमारे पास 2500। अब ये तो स्क्वायर है ना, हमें तो जस्ट फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो 2500 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा? फिफ्टी। वेरी गुड। एंड दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। तो टॉवर की जो हाइट है वो है 125 मीटर, और जो वेलोसिटी है जिससे वो स्टोन जाके जमीन से टकराया वो थी 50 मीटर पर सेकेंड। सो हेयर अवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। अब मुझे बताओ कोई डाउट? नो? किसी को भी कुछ भी समझ ना आया हो अगर? उमैमा को और ईमान को क्लियर है? मिस कल जो आपने वो एग्जाम्पल समझाई थी वो समझ नहीं आई थी। कल जो एग्जाम्पल समझाई थी ना वो सेकंड क्लास में दोबारा समझाई थी, लेकिन आप सेकंड क्लास में थी नहीं। ओ अच्छा। खैर रिकॉर्डेड लेक्चर है तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, वो देख लीजिएगा। ओके ओके। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू समथिंग इन द ग्रुप, तो आप जरा ग्रुप में आ जाए सारे।